सरकार प्रायोजित आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लगातार दोहरा रहे हैं कि कृपया अपने इलाके में मौजूद आतंकी संगठनों का खात्मा करें। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। जब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने जवाब दिया कि वे जन्नत से नहीं आ रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स आपके नियंत्रण वाले भूभाग से आ रहे हैं। 4 दिन की सरकारी यात्रा पर बेल्जियम गए राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी अपसंरचना को खत्म करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार को भारतीय सेना ने आतंकियों के घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। नियंत्रण रेखा के केनार सेक्टर में सेना ने आतंकवादियों के एक समूह को घुसपैठ करते देखा। सेना के जवानों ने उन्हें चेतावनी दी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। केरान सेक्टर में 30 से 40 घुसपैठियों के खिलाफ सेना के अभियान को आज 11वां दिन हो गया। सेना का दावा है कि उसने अब तक 15 आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन अब तक किसी का भी शव नहीं मिला। रक्षा सूत्रों ने यह भी बताया है कि बीते 24 घंटे के दौरान आतंकवादियों ने सेना की गोलाबारी का जवाब नहीं दिया। सेना घेराबंदी वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रही है। जनरल विक्रम सिंह ने बताया कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और कुछ आतंकवादियों को खदेड़ भी दिया गया है, कुछ की तलाश भी जारी है। वहीं विक्रम सिंह ने इन बातों को खारिज कर दिया कि कश्मीर में कारगिल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। महंगाई दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार लोगों को महंगाई का एक और झटका देने में जुटी हुई है। अब रेलवे से सफर और महंगा होने वाला है। प्याज के दाम अभी आम लोगों की पकड़ में नहीं आए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। रेल मंत्रालय रेल का किराया बढ़ाने वाली है। 7 अक्टूबर से रेल किराया 2 से 3% तक बढ़ने वाला है। सरकार के इस फैसले के बाद से ट्रेन से यात्रा करने के लिए आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी। भारतीय रेलवे यात्री किराए में 2 से 3% तक बढ़ोतरी करने वाली है। रेल मंत्रालय ने रेल किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट जोड़ने का फैसला किया है, यानी अब डीजल के दाम बढ़ने घटने का सीधा असर आपके रेल किराए पर होगा। इससे पहले रेल बजट में माल भाड़े के साथ फ्यूल सरचार्ज को जोड़ा गया था और अब फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट। किराए में बढ़ोतरी को लेकर रेल मंत्रालय ने दलील दी है कि डीजल के बढ़ते दामों, कर्मचारियों के वेतन और बोनस भुगतान के दबाव के चलते मंत्रालय को यह फैसला लेना पड़ा है। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में गिरफ्तार बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा की मुजफ्फरनगर कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले सुरेश राणा को बांदा और संगीत सोम को जालौन के उरई जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच मुजफ्फरनगर कोर्ट लाया गया। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने इन्हें 21 सितंबर को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे होने के बाद उन्हें मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों बीजेपी विधायकों के मामले पर सुनवाई करते हुए धारा 144 और भड़काऊ भाषण के मामले में दोनों की जमानत दे दी है। हालांकि भड़काऊ वीडियो सोशल साइट पर डालने और एनएसए के मामले में संगीत सोम को अभी भी 18 अक्टूबर तक मुजफ्फरनगर जेल में बंद रहना पड़ेगा। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश राणा को भी अभी जेल में रहना पड़ेगा। सुरेश राणा की अगली तारीख 18 अक्टूबर लगाई गई है। अदालत ने संगीत सोम और सुरेश राणा दोनों को मुजफ्फरनगर जेल में रखने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में घटित हुई घटना को लेकर अभी विपक्षी दलों का असंतोष कम नहीं हो रहा है। दरअसल विपक्षी दलों ने राज्य की अखिलेश यादव सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री नारद राय ने दावा किया है कि पहले ही दिन से आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, फिर चाहे आरोपी कितना ही बड़ा और ताकतवर नेता क्यों न हो। सूबे में सपा की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ। कई दिनों तक मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिले दंगाइयों की भीड़ चढ़ते रहे। सरकार तमाशबीन बनी रही, विपक्ष का दबाव बढ़ा, मुजफ्फरनगर दंगा मीडिया की सुर्खियां बनी तो सरकार ने कार्रवाई का ढिंढोरा पीटते हुए FIR लिखाकर कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद विधानसभा सत्र के दौरान आरोपी विधायक सत्र की कार्रवाई के दौरान भी मौजूद रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। दबाव और बढ़ा तो सदन की कार्रवाई समाप्त होते ही नाटकीय ढंग से आरोपी भाजपा विधायक सुरेश राणा को गोमतीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है और पूरा खेल सपा और बीजेपी की फिक्सिंग है। घटना के बाद लगभग 14,000 लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR दर्ज की गई। अब बीजेपी का दावा है कि सरकार ने अज्ञात में FIR लिखवाकर पुलिस को वसूली की छूट दे दी है। अभी भी कांग्रेस और BSP के विधायक और आरोपी नेता खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं सरकार अपना अलग ही राग अलाप रही है। समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री नारद राय ने इस बात का दावा किया है कि जैसे ही घटना घटित हुई ठीक वैसे ही कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए थे।
कैबिनेट मंत्री नारद राय ने ये भी कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तभी से विपक्षी दल सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और मुजफ्फरनगर की घटना के बाद विपक्ष ने सरकार का सहयोग तो नहीं किया लेकिन आए दिन इस मसले पर सियासत जरूर कर रही है। प्रदेश सरकार के खिलाफ व बीजेपी के विधायकों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर मेरठ के पांडव नगर में चल रहा बीजेपी का 7 दिवसीय धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीजेपी के इस आंदोलन में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह सिरोही ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा में बीजेपी के 2 विधायकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में सरधना में पंचायत की गई, जहां पुलिस और बीजेपी के समर्थकों की हिंसक झड़प हो गई थी। इसके विरोध में बीते बृहस्पतिवार को बीजेपी ने मेरठ में 7 दिवसीय धरना शुरू कर दिया, जहां धरने का दूसरा दिन है और कल की तरह आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आईजी का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कल की भांति आज भी सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस धरने में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह सिरोही भी पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी पुलिस दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए दंगों से निपटने के लिए अपने अधिकारियों और सिपाहियों को विशेष ट्रेनिंग दे रही है। यही नहीं, वाराणसी रेंज की पुलिस प्रशासन की मदद से विलेज प्रोफाइलिंग मैपिंग भी कर रही है, जिससे पिछले 10 सालों के सांप्रदायिक या दूसरे विवादों का रिकॉर्ड भी तैयार करा रही है, ताकि बलबा से पहले ही बचाव का रास्ता निकाला जा सके और यदि कहीं भी दंगा भड़क भी जाए तो उसे तुरंत कैसे नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ये कवायद मुजफ्फरनगर के दंगे और आने वाले त्योहार को देखते हुए कर रही है। वहीं ट्रेनिंग के बाद पुलिस कर्मियों को कहना है कि इस अभ्यास के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। एनडीएमए के स्थापना दिवस पर हुए सम्मेलन में भाग लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद की स्थिति स्पष्ट की और कहा कि राज्य में होने वाले भूस्खलन और राज्य की नदियों के रास्ता बदलने के मुद्दे पर उन्हें केंद्र से सहायता चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए की 9वें स्थापना दिवस की बैठक में भाग लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा की स्थितियों पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में अब भी हर साल 200 भूस्खलन होते हैं, जिसे रोकने के लिए तकनीकी सहायता एनडीएमए से मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि राज्य की कई नदियां प्राकृतिक आपदा के बाद अपना रास्ता बदल रही है, जिससे भारी नुकसान की आशंका हर समय बनी रहती है। लिहाजा केंद्र सरकार को इसमें पहल करते हुए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों पर बात करते हुए विजय बहुगुणा ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि प्रदेश में पहाड़ी इलाकों से पलायन रुके। अगर ऐसा नहीं होता है तो चीन की सरहद से ज्यादा चुनौती मिल सकती है। लिहाजा इस मसले पे भी केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। विजय बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने प्रस्ताव भी रखा कि एनडीएमए का सम्मेलन दिल्ली नहीं बल्कि राजधानी देहरादून में होना चाहिए, क्योंकि हिमालयन राज्यों की अपनी अलग समस्याएं हैं, लिहाजा उनके लिए अलग सम्मेलन करना अनिवार्य है। उत्तराखंड में लगता है मुद्दों को कुछ खास मकसद के तहत उठाया जाता है और मकसद पूरा होते ही मुद्दा भी डंप हो जाता है। ऐसा ही मामला है गैरसैंण में प्रदेश की ट्रांजिट विधानसभा बनाने का फैसला प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने 1 साल पहले लिया था, लेकिन अब तक निर्माण की एक ईंट भी नहीं लगी है गैरसैंण में। हकीकत यह है कि गैरसैंण विधानसभा अभी भी फाइलों में ही बन रही है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर, राजधानी नहीं तो विधानसभा भवन का निर्माण हो। गैरसैंण में कुछ यही मांगे लगातार होती थी। गैरसैंण के लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की भी इस पर फैसला लेते हुए 2 अक्टूबर 2012 को बहुगुणा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया था। गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का 14 जनवरी को शिलान्यास तो हुआ, लेकिन उसके बाद निर्माण की एक ईंट भराड़ीसैंण में नहीं लगाई जा सकी। हालांकि 100 एकड़ भूमि भले ही विधानसभा भवन के निर्माण के लिए पशुपालन विभाग से विधानसभा के नाम कर दी गई, लेकिन इससे ज्यादा 1 लाख पैसे का निर्माण नहीं हो पाया है। विधानसभा निर्माण के लिए नियुक्त एनबीसीसी कंपनी ने 7 महीने पहले तमाम औपचारिकताओं को पूरा करके निर्माण कार्यों के लिए बजट आवंटित करने की मांग करते हुए फाइल वित्त विभाग को भेज दी थी। तब से फाइल वित्त विभाग में ही धूल फांक रही है और अधिकारी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर कान धरने और इसके लिए पैसा रिलीज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विधानसभा भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ नियत किए थे। इसमें से प्रारंभिक तौर पर गैरसैंण में भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई थी, लेकिन घोषणा हुए 1 साल हो गए,
अभी तक 1 फुटी कौड़ी तो निर्माण एजेंसी को नहीं दी गई। ऐसे में भवन निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं जन भावना से जुड़े इस ड्रीम प्रोजेक्ट में हो रही देरी से प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल खासे आहत हैं। उनके अनुसार जिस कार्य को तेजी से पूरा कराया जाना चाहिए था, वो शासन की सुस्ती के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उनके अनुसार देहरादून में विधानसभा भवन बनाने के फैसले पर उन्हें हैरानी हो रही है कि सरकार क्या करना चाहती है, ये उनकी समझ से परे है। अल्मोड़ा सांसद प्रदीप टमटा शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दागी नेताओं के ऊपर लाए गए अध्यादेश को वापस लेना केंद्र सरकार का सराहनीय कदम बताया। शुक्रवार को सर्किट हाउस हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेसी नेता वो अल्मोड़ा के सांसद प्रदीप टमटा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के तारीफों के पुल मारते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अध्यादेश के मसले पर हालांकि तीखे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया, पर राहुल गांधी ने आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद ही सरकार ने इस अध्यादेश पर विचार कर उसे वापस लिया। प्रदीप टमटा ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश को वापस लेने के साथ ही गलत फैसला लेने से भी बच गई। प्रदीप टमटा ने यह भी कहा कि इससे पहले अध्यादेश को समर्थन देने वाली बीजेपी अब इस मामले में राजनीति नहीं बल्कि नौटंकी कर रही है। शिक्षकों की तबादला नीति एक बार फिर सरकार के लिए जी का जंजाल बनती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आज शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। शिक्षकों की तबादला नीति एक बार फिर सरकार के लिए जी का जंजाल बनती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर शिक्षकों ने आंदोलन भी छेड़ दिया। शिक्षकों का सीधे तौर पर यही कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से सुगम और दुर्गम का चिन्हीकरण किया है वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, जिसको लेकर अब वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शिक्षकों ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि शिक्षा की जो ट्रांसफर नीति है उसको बनाने में सरकार गंभीरता नहीं बरत रही, जिसको लेकर अब वो विरोध करेंगे और जो ट्रांसफर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। शिक्षकों को बनाई गई तबादला नीति को लेकर अब शिक्षक गंभीर नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर यही कहा सरकार ने उन्हें विश्वास में न लेकर इस नीति को बनाया है, जिसका वो पुरजोर विरोध करेंगे और स्थानांतरित की गई जगह पर भी ज्वाइन नहीं करेंगे। कहते हैं गम में जो कंधा दे वो अपना सा लगता है, ऐसा ही कुछ किया है वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा ने, जिन्होंने आपदा से कराह रहे उत्तराखंड के चेहरे पे दी है एक मुस्कान। चैरिटी मैच के दौरान ब्रायन लारा ने जुटाए हैं उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए लाखों रुपए, जिनकी मदद से उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए विकास के कार्य किए जाएंगे। 15 जून को आई केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ है ये किसी से भी छुपा नहीं है। पानी के सैलाब में हजारों जिंदगियां तबाह हो गई और फिर शुरू हुआ आपदा पीड़ितों की मदद का सिलसिला। आपदा पीड़ितों की मदद के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आए। इन्हीं में एक नाम ऐसा भी है जिसके द्वारा मदद पाने की उत्तराखंड ने कभी सोचा भी नहीं था। महान क्रिकेटर ब्रायन लारा को जब पता चला कि किस तरह उत्तराखंड में आपदा से सब तबाह हो गया है, तो ऐसे में ब्रायन लारा भी पहुंचे उत्तराखंड और उन्होंने आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए चैरिटी मैच खेला। इस मैच के द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए धनराशि जुटाई गई। वहीं ब्रायन लारा ने अपने 3 क्रिकेट बैट 50-50 हजार रुपए के हिसाब से नीलाम भी किए। साथ ही उन्होंने अपने क्रिकेट किट को भी 2 लाख रुपए में नीलाम किया। ब्रायन लारा ने बताया है कि केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा का उन्हें बहुत दुख है। उन्हें इस बात की खुशी है कि वह आपदा पीड़ितों के लिए कुछ कर रहे हैं। दूर देश से आए लारा उत्तराखंड वासियों के दर्द को अपना समझने वाले हैं। इस बात का पता आज उत्तराखंड के हर बासिंदे को है, लेकिन अपने ही प्रदेश के अल्मोड़ा के रहने वाले भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शायद आपदा पीड़ितों का दर्द नहीं दिखाई दिया। धोनी इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बड़ी से बड़ी विज्ञापन कंपनियां उनके एक इशारे पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपदा पीड़ितों के लिए एक चवन्नी तक मदद देने की जहमत नहीं उठाई। धोनी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, लेकिन वो किस बात के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अब हर कोई उनसे पूछ रहा है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बॉलीवुड के सितारों ने भी उत्तराखंड के लोगों की चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए कई कदम उठाए। वहीं दूर देश से आए महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने भी लोगों के दुख को अपना समझते हुए उनके लिए कुछ करने की कोशिश की है। वहीं अल्मोड़ा के लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रदेश वासियों के लिए एक बयान तक नहीं दिया है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड से कितना लगाव रखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालय के छात्रों ने लैपटॉप वितरण में उनका नाम न होने के कारण जमकर बवाल काटा और चक्का जाम किया।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कई डिग्री कॉलेज के छात्रों का लैपटॉप वितरण की सूची में नाम न होने से नाराज छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर चक्का जाम किया और जमकर बवाल काटा। छात्रों की मांग थी कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा वितरित होने वाले लैपटॉप की लिस्ट में कई डिग्री कॉलेज के छात्रों का नाम नहीं है। छात्रों का ये भी कहना था कि अगर 6 तारीख को होने वाले लैपटॉप वितरण की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया तो वो लोग मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को जो लैपटॉप दिया जा रहा है उसी तरह उनको भी लैपटॉप दिया जाए। अगर लैपटॉप उनको नहीं मिलता है तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान पहुंचे